हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम हमारा चौथा पाठ चंदन से महकता कर्नाटक का अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं। अब तक पाठ में हमने देखा कि कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में है, इसलिए कर्नाटक को चंदन का आगर कहा जाता है। कर्नाटक में तुंगभद्रा, कृष्णा, कावेरी नदियाँ बहती है। बच्चे प्रधानाचार्य सरोज के साथ घुल मिल गए थे और उनसे कर्नाटक की जानकारी लेने के लिए उत्सुक थे। अब आगे पाठ में देखते हैं। 1861 में बना जगमोहन महल मैसूर की सबसे पुरानी इमारत है। इसके 2 विशाल लकड़ी के द्वारों पर विष्णु के दशावतारों को दिखाया गया है। इस 3 मंजिले भवन में मैसूर के राजाओं के कला संग्रह का प्रदर्शन किया गया है। गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को देखे बिना तो कर्नाटक की यात्रा पूरी ही हो नहीं सकती। यह मैसूर से लगभग 60 मील दूर चंद्रगिरी और इंद्रगिरी के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच स्थित है। बेलूर नामक स्थान पर बने चन्ना केशव मंदिरों की स्थापत्य कला भी विश्व विख्यात है। इन मंदिरों की मूर्तियाँ सजीव है, लगता है कि अभी बोल पड़ेगी। और मानव कला की उड़ान को देखकर तो बड़े बड़े कला विशेषज्ञ भी दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। कर्नाटक के जंगल चंदन के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। चंदन के पेड़ों पर तो सांप लिपटे रहते हैं, वहां जाने में डर नहीं लगता। नन्हे कौस्तुभ ने आश्चर्य से पूछा। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए सरोजा जी ने कहा, यह सब कही सुनी बातें हैं। चंदन के जंगलों में हाथी, चीते और हिरन देखे जा सकते हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित शिव समुद्र द्वीप पहाड़ियों, घाटियों और घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बैलाडिला, डोनामलाई और पन्ना की लौह अयस्क के खानों के बारे में तुम जानते ही होंगे। भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर विश्वेश्वरैया के सौंदर्य प्रेम, शिल्प और तकनीकी की अद्भुत मिसाल कृष्णराज सागर के पास बने वृंदावन उद्यान से तो तुम परिचित ही हो ही। 60 एकड़ में फैला यह उद्यान 3 स्तरों पर बना है और अंत में घोड़ों के नाल के आकार का है। ढलानों को सजावटी पौधों से सजाया गया है। सूर्यास्त के साथ ही यहाँ के झरनों में विशेष प्रकाश व्यवस्था के कारण रंग बिरंगा पानी बहता दिखाई देने लगता है। सभी फव्वारों का पानी संगीत की धुन पर नाचता प्रतीक्षा होता है। पर्यटकों को ऐसा लगता है मानो वे परीलोक की सैर कर रहे हैं। सरोजा जी की बातें सुनकर कौस्तुभ ने कहा, मैम, आपके वर्णन को सुनकर तो आंखों के आगे उद्यान का चित्र ही खींच आता है। वृंदावन गार्डन की 3 छतों में बना है, जिसमें पानी के फव्वारे, पेड़, बेल बूटे और फूलों के पौधे शामिल हैं। इस गार्डन का विशेष आकर्षण म्यूजिकल फाउंटेन्स है। संगीत की लहरी पर झूमते नाचते पानी के फव्वारों का एक छोटा सा शो है। इस विशाल गार्डन में नौका विहार का आनंद भी उठाया जा सकता है। मैसूर में पर्यटकों को वृंदावन गार्डन देखने ज़रूर जाना चाहिए। शाम होने के बाद वृंदावन गार्डन में लयबद्ध तरीके से जलती बुझती रोशनी और संगीत पर पानी के फव्वारों का नृत्य देखने के लिए भीड़ जुटती है। जिस प्रकार शाम रात की ओर बढ़ने लगती है, वाद्य यंत्रों की धुन पर पानी के रंग बिरंगे फव्वारे जीवंत हो जाती है। यह नज़ारा इतना अद्भुत होता है कि मानो पर्यटक परियों के देश में पहुंच गए हो। हर साल लगभग 20-22 लाख पर्यटक इसको देखने आते हैं। यह उद्यान सामान्य जनता के लिए निःशुल्क खुला रहता है। सरोजा जी की बात रही थी कि बेंगलुरु तो अपनी ITI उद्योग के लिए विश्व भर में जाना जाता है। यहाँ श्री नारायण मूर्ति का इन्फोसिस, अजीम प्रेम जी का विप्रो, उस सब के बारे में तो हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं, टीवी में देखते रहते हैं,
बात काटकर क्षमा याचना के स्वर में अंकित बोला, आपने तो हमें कर्नाटक के असली रूप से परिचित करा दिया। अंकित की बात पूरी होते ही डिब्बे में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। सरोजा जी ने थोड़ा पीछे होकर अपना सिर सीट से टिका दिया। गाड़ी अपनी रफ्तार से चली गई। ITI हब के नाम से मशहूर बंगलोर दक्षिण भारत का एक प्रमुख शहर एवं पर्यटन हब है। यह आकर्षक शहर भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर और 5वां सबसे बड़ा महानगर के रूप में माना जाता है। इस पाठ के माध्यम से हमें प्रकृति एवं भारत की ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, यह सीख मिलती है तथा भ्रमण के द्वारा इतने अधिक शैक्षिक लाभ होते हैं कि सभी का आसानी से वर्णन नहीं किया जा सकता। भ्रमण से जो हम सीखते हैं उसे पुस्तकों से सीखना कठिन होता है। किताबों में जो हम पढ़ते हैं उसका ज्ञान प्रमाणित भ्रमण के द्वारा ही होता है। शैक्षणिक भ्रमण हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है। भ्रमण के सहारे इतिहास हमें वास्तविक दिखाता है तथा समूचा भूगोल साकार हो उठता है। इस पाठ के माध्यम से आप सभी ने कर्नाटक की सैर अवश्य की होगी। आशा है ये पाठ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।